My dear students, today we are going to start our science lesson. Lesson number 1, Living World and Classification of Microbes. Living World and Classification of Microbes. Biodiversity and need of classification. What do you mean by biodiversity? Biodiversity का मतलब क्या होता है? Bio means life. Diversity means difference. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स अर्थ में रहता है. हमारे अर्थ में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे स्पीशीज़ के, बहुत सारे काइंड ऑफ, और इतने सारे हैं उसके कैटेगरी कि हमें उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है अगर हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो. लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर. Last year, we learned that all the living organisms on Earth have adapted according to geographical regions, food ingestion, defense, etc. लास्ट ईयर ये पढ़ के हो चुका हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अडेप्ट कर रहा है. अडेप्ट मीन्स एरिया के साथ या सर्कमस्टेंसेस के साथ, हालात के साथ एडजस्ट होकर जी रहे हैं अकॉर्डिंग द जोग्राफिक रीजन. फॉर एग्जांपल अभी समझो कि पोलार बेयर सिर्फ पोलार रीजन में रह सकते हैं. अगर उसको यहाँ पर उठा कर ले आएंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाता है. पेंगुइन के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ एरिया होता है, तो वो वही जोग्राफिक रीजन में रह सकता है. तो वैसा हर एक लिविंग थिंग्स का एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन होता है जहाँ पर वो अच्छा से ग्रो हो पाता है या जी पाते हैं. फूड इंजेक्शन और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक, खाना किस तरह खाते हैं या कौन से खाना ये, और डिफेंस यानी अपना प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं. तो वैसा वो तरीके से हर एनिमल अपना बॉडी को अडेप्ट किया हुआ है. फॉर एग्जांपल जो जंगली जानवर होता है, जो फॉर ये वाइल्ड एनिमल में भी एक ज़ीब्रा को अगर आप लेंगे तो उसके बॉडी में बहुत सारे लाइंस होते हैं. वो लाइंस उसे क्या करते हैं, उसको दूसरे जो मांस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स को से उसको बचाते हैं, क्योंकि वो जंगल के वगैरह बीच में खड़े रहने पर उसका जो कलर्स के वजह, उस लाइंस की वजह से वो दिखाई नहीं देते दूसरे एनिमल्स को. तो ये भी एक अडेप्टेशन है. While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? स्पीशीज़ बोलेगा तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्पीशीज़. तो एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारा डिफरेंसेस रहता है. किस लिए होता है वो डिफरेंसेस? ताकि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अडेप्ट यानी एडजस्ट करके जी सके. According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on Earth, including land and sea. Census क्या होता है? टेकिंग काउंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम पॉपुलेशन का सेंसस लेते हैं हर 10 साल में. हम लोग हमारे इंडिया में 10 साल में पॉपुलेशन का काउंट लेते हैं, दैट इज सेंसस. तो सिर्फ इंसान का ही नहीं और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का काउंट लेते हैं. तो वैसे 2011 सेंसस में के हिसाब से 87 मिलियन, व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन? मिलियन मीन्स 10 लाख होता है. 87 10 lakhs, यू कैन इमेजिन हाउ मच इज दैट काउंट. तो 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर, सिर्फ अर्थ के ऊपर मतलब ओनली, नॉट ओनली इन लैंड बट इंक्लूडिंग सी. ये दोनों एरिया में पूरे के पूरे 87 मिलियन स्पीशीज़ के करीब, ये 87 मिलियन तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स पाए गए. To study such a vast number, it was essential to divide them into groups. इतना बड़ा एक नंबर, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लासीफाई देम, वी हैव टू ग्रुप देम. देन एक एक ग्रुप का बहुत सारे जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है उसका स्टडी वो ग्रुप के अंडर हम कर सकते हैं. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism. तो इस तरीके से ग्रुप बनाया गया एनिमल्स का, प्लांट्स का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ग्रुप के अंदर फिर और सब डिविजन किया, दैट इज सब ग्रुप्स. कैसे, किस हिसाब से, कौन से क्राइटेरिया पर? सिमिलैरिटी यानी कितने एनिमल्स एक जैसे बिहेव करते हैं, कितने डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, ये सब के हिसाब से एनिमल्स को, प्लांट्स को, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया. This process of dividing living organisms into groups and subgroups is called biological classification. So what is biological classification?
द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स का डिविजन अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, ग्रुप में और सब ग्रुप में जो डिविजन किया गया है, ये डिविजन को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 से 1980 तक वो जिए, was an American ecologist. What do you mean by ecologist? Ecology means the study of our atmosphere या study of our surroundings. हमारे surroundings के study of the environment, that is ecology. तो वो study करने वाले जो scientist है या वो study करने वाले जो व्यक्ति है उसे ecologist कहते हैं. तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर एक अमेरिकन ecologist था. In 1969 he divided living organisms into 5 groups. 1969 में उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया. और ये क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब कौन से क्राइटेरिया, कौन से बात का, कौन से फील्ड के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज उन्होंने कंसिडर किया. देखते हैं फर्स्ट वाला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल्स होते हैं हर एक लिविंग थिंग्स के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल. चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड सेल. तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, 2 काइंड ऑफ सेल्स होते हैं. अब ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में जो सेल होता है, वो सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स, यू नो सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, आई विल शो यू द इमेज ऑफ अ सेल. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है वो वेल डेवलप्ड नहीं है और उसको एक सेल मेम्ब्रेन नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय ये मेम्ब्रेन, अ लेयर, एक कवरिंग लेयर नहीं है. सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को कवर करने के लिए सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं है. ओके और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसके वो सेल में एक हर एक सेल ऑर्गेनल सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन से उसको कवरिंग किया हुआ है. ओके दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. और जब अर्थ बना तो देयर वाज नो लाइफ एट ऑल, बिल्कुल लाइफ था नहीं, अर्थ में कोई लिविंग थिंग्स नहीं थे. एंड स्लोली लाइफ स्टार्टेड डेवलपिंग इन ऑन द अर्थ. धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट होने लगे. तो सबसे पहले जो अर्थ में बना जो लाइफ है, वाटर में है, ये भी हमने बचपन से सीखा है. तो उसमें सबसे पहला वाला सेल जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, जिसके अंदर का सेल ऑर्गेनल वेल डिफाइंड या एम्ब्रेन बाउंडेड नहीं था. फिर बाद में काफ़ी साल, हज़ारों साल ऐसा पास होते 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 प्रोकैरियोटिक सेल में से यूकैरियोटिक सेल में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे. जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उसके अंदर का ऑर्गेनल्स और वेल डिफाइंड होते हैं. तो ये 2 फर्क विटेकर ने कंसिडर किया एनिमल किंगडम को या प्लांट किंगडम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किंगडम को या पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए. दूसरा उन्होंने क्या क्राइटेरिया को कंसिडर किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी, यानी इधर यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल वाले और मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल वाले. जैसे आपने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम वगैरह सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म से, यानी उनके बॉडी के अंदर का जो कोई भी फंक्शन है, ईटिंग हो, डाइजेशन हो, हर चीज़, हर फंक्शन के लिए उनके पास एक ही एक सेल होता है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स वी कैन सी अराउंड अस, उनके सबके बॉडी में लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेल्स होते हैं. हमारे भी बॉडी में होते हैं. बहुत सारे सेल्स मिलकर इतने सारे टिश्यू बन गए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बन गए और ये पूरे मिलकर हमारा बॉडी का फंक्शन करता है. नॉट अ सिंगल सेल, नो a single cell cannot do all the functions which are going on या which are carried out in our body. So
ये कॉम्प्लेक्सिटी यानी यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ये भी क्राइटेरिया को कंसिडर किया ये क्या डिफरेंस या ये क्लासिफिकेशन करने के लिए विटेकर ने. थर्ड वन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट डू मीन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड, फूड किस तरीके का खाते हैं उसको उस बेसिस में भी उन्होंने क्लासिफाई किया. प्लांट्स, प्लांट्स को अलग एक डिवीजन में रखा क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक बोलेगा तो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स present in the atmosphere. So yeah, in the earth, present on the earth. Sunlight तो ऊपर से मिलता है सन में से. And they have chlorophyll, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट उनके बॉडी में है और उनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में पत्ते में वगैरह है. They prepare food with that. That process is called photosynthesis. We have already studied it. So they are photosynthetic, means they synthesize their own food with the help of photo. Photo means light. Light के मदद से खाना बनाते हैं. So plants एक separate category बन गया because on the basis of the mode of nutrition. The second one he classified as fungi. Fungus is the singular and fungi is the plural. They are saprophytic. Saprophytic means dead animals के, dead plants के, यानी dead organic matter जो को decay होता है, सड़ने वाले, उस organic matter में से अपना खाने को absorb करके जीने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे हम एक ब्रेड कहीं रखेंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, उस पर फंगस आ जाएगा क्योंकि वो और जो वो मैटर जो सड़ रहे थे उसको यूज़ करके वो जीते हैं. सो एब्सॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. तो इनका फूड न्यूट्रिशन का मोड क्या है? दे एब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स. एंड द थर्ड वन इज एनिमल्स. Animals are heterotropic, means they cannot make their own food. They depend on plants for their food. वो प्लांट पे डिपेंड रहता है अपना खाने के लिए. एंड इंजस्टिव मीन्स दे कैन टेक देयर फूड थ्रू देयर माउथ. उन लोग अपना फूड मुंह से अंदर लेते हैं. नेक्स्ट क्राइटेरिया उन्होंने ये लिया लाइफस्टाइल. अब ये लाइफस्टाइल का अंदर क्या क्या आता है? प्लांट्स से प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मीन्स दे प्रोड्यूस ऑल द फूड फॉर द होल वर्ल्ड. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ every kind of food items, यानी सभी food. Then you may say that no, I am a non-vegetarian, I eat meat. अरे वो मीट भी हमको प्लांट्स के ज़रिए इनडायरेक्टली मिलते हैं. अगर समझो कि मीट ले रहे हैं, वो मीट किस कोई ना कोई एक जानवर का है, वो जानवर भी तो प्लांट पे डिपेंडेड है. तो प्रोड्यूसर, दे आर द फूड गिवर्स. एंड एनिमल्स, कंज्यूमर्स. एनिमल्स कौन से कैटेगरी में आता है? कंज्यूमर्स में, क्योंकि दे कंज्यूम प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट. एंड फंगाई, फंगाई इज़ द डिकम्पोजर्स. ये जो एनिमल प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है, वो सब अर्थ में गिरकर जब सड़ जाते हैं तो वो सड़ने वाला काम कराते हैं फंगस. डिकम्पोज करते हैं, सड़ा देते हैं और मिट्टी में इसको मिला देते हैं. तो ये था दूसरा. नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया जिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया. द नेक्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? यानी अभी सपोज समझो हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे एंसेस्टर्स कौन है करके साइंस कह रहा है एप्स, मंकी. तो उससे इवॉल्व होकर हम आया है. तो कोई भी एक कॉमन एंसेस्टर वाला या कौन से एंसेस्टर से बने हुए हैं वो वंशावली में, यानी पूरे वो जो किसका हायरार्की में, यानी किसके वंश में कौन सा एनिमल के आगे के जनरेशन में सो कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, जैसे कि किसका क्या जो एंसेस्टर है, उस बात को भी इन्होंने कंसिडर किया. जैसे प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, पूरा वहाँ से लेकर प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक कितने पीढ़ियों को, कितने चेंजेस को होकर क्या क्या इवोल्यूशन होकर न्यू जनरेशन बने. यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर का तक का पूरे जो सफ़र है, पूरे जो इवोल्यूशन, जो बिग प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग, ये सब कंसिडर करके इन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन तैयार किया. वी कैन सी दिस क्लासिफिकेशन हियर. Living organisms are classified into prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes are again classified into unicellular, and they have one animal kingdom, that is Monera. Okay, one kingdom, that is Monera. Prokaryotes are classified into unicellular. They have only one kingdom, that is Monera. Now eukaryotes का division बहुत सारे हैं. First of all, they are divided into unicellular and multicellular. यानी उसमें सिंगल सेल वाले भी हैं,
बहुत सारे सेल वाले भी है। और यूनिसेलुलर का एक ही एक किंगडम है, दैट इज प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर का एक ही किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। ओके, और मल्टीसेलुलर और भी आगे डिवाइड किया हुआ है मल्टीसेलुलर एनिमल्स का। दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू फंगाई, दे हैव सेल वॉल प्रेजेंट, उसके सेल के बाहर से एक वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद और एक वॉल होता है और एक कवरिंग, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन फंगाई के बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है वो नहीं है। और प्लांट ए नेक्स्ट किंगडम, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट ए में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट है और कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, तो इस ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किंगडम आया एनिमेलिया। एनिमेलिया यानी पूरे एनिमल्स, इसके जो सेल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन है पर सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन अंदर आता है, उसके ऊपर से जो कवरिंग होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन मेड ऑन all the living organisms. And now my dear students, actually I'm stopping this video here because of the lack of time. I didn't get proper time to make a big video of your lesson, but don't worry, we will continue it later, okay? But if you have a textbook, please go through it, try to read and try to understand the thing. I will show you the images of cells, prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. See, here is a prokaryotic cell जिसके अंदर का जो सेल ऑर्गेनल है एकदम ऐसे मैसअप करके डाला हुआ है, वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं एक यूकैरियोटिक सेल, जो हमारे बॉडी में वगैरह जो सेल होता है ये। ओके, ये एक सेल है, इसमें देखो सेपरेट हर एक सेल ऑर्गेनल सेपरेट हमको दिखाई दे रहा है, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और सेल ऑर्गेनल्स को ऊपर से सेल मेम्ब्रेन भी है यानी एक कवरिंग है। Here is an image of amoeba. अमीबा का देखो ऑल फुल पूरा मिलाकर इट्स अ सिंगल सेल, ये सभी कुछ मिलाकर एक सिंगल सेल होता है, उसके सभी फंक्शन, बॉडी सभी फंक्शन एक ही एक सेल से ही होता है। Here I have given you a plant cell as well as animal cell. ये एकदम करेक्ट राउंड शेप में नहीं रहता है एनिमल सेल, और ये प्लांट सेल एकदम ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत शेप में आगे पीछे चेंजेस रहता है, इतना एकदम परफेक्ट शेप नहीं है। बट यू कैन सी a cell wall also instead of the inner cell membrane. Okay, cell membrane के साथ साथ एक cell wall भी यहाँ पर दिखाई देगा, there is no cell wall here, यहाँ पर लेकिन cell wall नहीं है। Okay, तो इतना हमने ये वीडियो में देखा फिलहाल। Let us continue the lesson in the next video. Thank you for watching. Bye bye.